जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फरवा यूनुस। वेलकम टू तनवीर रांझा ऑफिशियल चैनल। हम लोग बात करेंगे आज की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में जनरल साइंस के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट वन इज़ अबाउट यूनिट्स एंड द सेकंड वन इज़ अबाउट ओजोन लेयर। ठीक है, इसके हम लोग आज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर जो है पीपीएससी का या एफपीएससी का या कोई भी आपका वन पेपर का है, वो क्वेश्चन कैसे इन टॉपिक से कर रहा है, वो कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि एवरीडे साइंस है तो साइंस जो है वो विदाउट लॉजिक तो नहीं होती ना। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब अगर हम लोग देखते हैं बच्चे, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कह लो कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर है। क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के, जब हमारे पास घर के अंदर सर्किट्स लगे हैं, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि डेफिनेटली आता है बाहर से वोल्टेज के जरिए। लेकिन बाज़ औक़ात आपने देखा है जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज जा रहा है, और हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास करंट आ रहा होता है तो उस करंट की हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा या तो हाई होती है उसकी वोल्टेज, या फिर उसकी वोल्टेज कम होती है पीछे से जो करंट आ रहा होता है, जब मतलब कि नॉर्मल वोल्टेज का करंट ना आ रहा हो। क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज का करंट आता है ना, तो वो हमारे क्या करता है, जो भी हमारी सप्लाई है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करके रख देता है। मिसाल के तौर पर कोई भी आगे से चीज़ लगी हुई है, यहाँ से हाई वोल्टेज का करंट आएगा तो उसके ये सारे सर्किट्स को क्या कर देगा, ब्रस्ट कर देगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रिज लगी हुई है, मोबाइल के चार्जर्स लगे हुए हैं, कुछ भी, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके रजिस्टर होते हैं बेसिकली, ठीक है। रजिस्टर इसे हम लोग कहते हैं, एक मतलब कि डिवाइस होती है छोटी-सी, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर लगती है। वो क्या करता है, इस हाई वोल्टेज करंट को ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट जो है वो 10 वोल्ट का मेरे पास आ रहा है इस वक़्त, 10 वोल्ट का, और जो मुझे आगे रिक्वायर्ड है ना, जो मेरी डिवाइस को ज़रूरत है, वो इस वक़्त 7 वोल्ट का है, ठीक है। तो जो मेरे पास 3 वोल्ट का एक्स्ट्रा करंट होगा ना, उसको क्या करेगा, उसको ये रजिस्टर रोक देगा, ठीक है। तो इसका करंट यूनिट ये होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स होते हैं ये डिवाइसेस, और इनके अंदर जो फिनोमेना ये परफॉर्म करते हैं, बेसिकली फिजिक्स का टॉपिक है। वो फिनोमेना क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जर्नल एग्जामिनर पूछता है कि जी इसका यूनिट बताएं, तो इसका यूनिट जो है हमारे पास है ओहम, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता है कि अगर हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो एग्जामिनर एक और मतलब कि सवाल करता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस यूनिट्स, कि कितने हैं बेस यूनिट्स। तो हमारे पास टोटल 7 होते हैं, और ये 7 कौन कौन से हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अगेन ये बेस यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, जबकि हमने पिछली स्लाइड में जो बात की है वो हमने रेजिस्टेंस की बात की, और रेजिस्टेंस जो है ये एक ड्राइव यूनिट है, ठीक है। तो बेसिक हमारे पास बेस यूनिट 7 होते हैं, ठीक है। इनसे मिल के जो यूनिट्स बनते हैं उन्हें हम ड्राइव यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल वो कहता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट बताएं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि केल्विन, और इसे हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेकंड वर्ड इसके लिए वो यूज करते हैं लाइट इंटेंसिटी का, ठीक है। तो इसके लिए स्मॉल सी और डी जो है वो इसका सिंबल होता है इस यूनिट का, और वैसे इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कैंडीला होता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है, आपने अपने ज़हन में रखना है। एग्जामिनर किसी का भी पूछ सकता है, जैसे टाइम का अक्सर वो पूछ लेता है कि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। बड़े बेसिक हैं एवरीडे साइंस के लिहाज से इस तरह के एमसीक्यूज, ठीक है। आगे हम लोग एक और बात करते हैं, वो कहता है कि विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट टू द अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ से ना आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे वो बात जो कर रहा है वो अर्थ क्रस्ट की कर रहा है, ठीक है। हमारी जो सरफेस है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कौन सी गैस जो है वो सबसे ज्यादा है। ये एमसीक्यूज, और यहाँ से आगे ये वाला जो एमसीक्यूज है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गैस ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर, बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं। आपने याद रखना है कि जब वो अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट मतलब कि सबसे ज्यादा जो गैस हमारी होती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अगर हम लोग अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं वो प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, विच आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। सो सरफेस की अगर हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की सरफेस पे, जैसे यहाँ पे देखें, ये पिक्चर देखें, जो अर्थ का ये वाला हिस्सा है ना, मतलब कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, इंसान रह रहे हैं, हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, अर्थ क्रस्ट पे रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है O2, इसकी सबसे ज्यादा आपकी क्या होगी, अबंडेंस होगी। और इसी से मिलता जुलता जो सेकंड एमसीक्यूज है
वो एग्जामिनर ये लाजमी पूछता है बाजू का कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गैस। अब अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन भी एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो बच्चों को अक्सर यही लगता है कि शायद हमारे पास मोस्ट जो है अगर कॉमन गैस होगी तो वो भी ऑक्सीजन होगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे क्वेश्चन की नौयत को देखें कि वो अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अर्थ का एटमॉस्फेयर आपको शो करूँ ना, तो हमारे पास लाइक नेक्स्ट एमसीक्यूज में मैंने वैसे उसकी पिक्चर डाली है। ये अर्थ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है और इसके ऊपर की वो बात कर रहे हैं कि ये जो मतलब कि बेसिकली ये तो लेयर्स हैं ही ना। तो यहाँ पे नहीं, एक जनरल एमसीक्यूज के लिहाज से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि इधर जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो जब अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करेगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, ठीक है। अर्थ क्रस्ट की बात करेगा तो ऑक्सीजन, और अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करेगा तो नाइट्रोजन, राइट। इसी से मिलता जुलता एक नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो पिक करते हैं। एक सेकेंड प्लीज। या वो कहते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स आर देयर। अगर हम लोग अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं 2 3 4 5, अब देखिए मोस्ट प्रोबेबली बुक्स के अंदर इसकी तादाद जो है वो 4 लगाई जाती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन हमारे पास टोटल इन एक्चुअल जो अर्थ की लेयर्स है ना वो 5 है। कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फियर है, स्टेटोस्फियर है, मिजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है एक्सोस्फियर, राइट। तो हमारे पास 5 है। अगर एग्जामिनर 5 का ऑप्शन देता है तो आप 5 चूज करोगे, और अगर सपोज एग्जामिनर 5 का ऑप्शन नहीं देता तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है। बहुत से लोग इसको जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर बाजू का साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट नहीं काउंट करते हैं, तो फिर उस लिहाज से हमारा जो आंसर आता है वो 4 आता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और जो अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में बात की जाती है, आपको बताइए जब भी हम अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ओजोन। ओजोन इज प्रेजेंट इन विच अर्थ एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और ये सारा, तो हमारे पास ओजोन जो है हमारे पास बच्चे वो हमारे पास प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो है, जी गाइस, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो है वो हमारे पास ओजोन ओजोन लेयर जो है वो मौजूद होती है। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर के अंदर द राइट वन, मतलब कि लो में आपको नजर आ रही है ट्रोपोस्फियर और ऊपर नजर आ रही है आपको स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और हालांकि स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट ही है हमारे पास ओजोन लेयर, राइट। बट ओजोन लेयर जो है इन बिटवीन अगर वो पूछ लेता है फॉर एग्जाम्पल कि किन 2 लेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के दरमियान में, ठीक है। तो अक्सर इसकी लोकेशन के बारे में भी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, तो वो कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द ओजोन लेयर, कि क्यों ये होती है, मतलब कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो आंसर इज बी, प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हम इसे यूवी रेडिएशंस भी कहते हैं। अब यूवी रेडिएशंस क्या होती हैं कि सूरज से निकलने वाली जो शुआएं होती हैं, सन रेज होती हैं, उसके अंदर कुछ रेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। हार्मफुल वो किन के लिए? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, कि अगर वो हमारी स्किन पे गिरेंगी या पड़ेंगी तो हमारे क्या होगा, हमें कैंसर हो सकता है, राइट। और अगर हमारे इक्वेटिक लाइफ में पानी वगैरह के अंदर जाएंगी तो वो वहाँ पे इक्वेटिक लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब कर देंगी, प्लांट्स को ख़राब कर देंगी, क्रॉप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसलिए एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर है पूरी एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब कि पूरी दुनिया के ऊपर, जिसे हमने क्या नाम दिया है? ओजोन लेयर का नाम दिया है। तो ये हमें क्या करती है, बाज़ औक़ात एग्जामिनर अल्ट्रावायलेट का नाम यूज़ कर लेते हैं और बाज़ औक़ात वो सिंपल जो होता है क्या करता है, आपकी यूवी रेडिएशन का नाम दे देता है। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि दोनों बात एक ही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज इसी से मिलता जुलता एक नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, वो कहता है व्हाट केमिकल्स आर प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, कि कौन से केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट का मतलब होता है डिक्लाइन होना, कम होना, ठीक है। क्यों खराब हो रही है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है। तो यहाँ से इसका आंसर जो है हमारे पास वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। इसका आंसर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बाज़ औक़ात एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख के दे देता है और बाज़ औक़ात वो CFCs लिख के दे देता है, ठीक है, जो इसकी एब्रीविएशन है। जैसे C फॉर कार्बन, फ्लोरो का F होता है, क्लोरो का Cl होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी तो ये केमिकल है। अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है एक तरह से, राइट। इंडस्ट्रियल वेस्ट आने की वजह से ना यहाँ पे अगर एक सेकेंड प्लीज,
यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रीज़ लगी हुई, इंडस्ट्रीज़ से जो निकलना वाला केमिकल और जो पोल्यूटेड गैसेज़ हैं, ठीक है? उसी के अंदर हमारे पास कहीं न कहीं जो हमारा रेफ्रिजरेटर से इवन के बहुत ज़्यादा गैसेज़ जो ख़ारिज होती हैं ना, एसीज़ वगैरह से, फ्रिज वगैरह से, वो भी सोर्स होती हैं, वो मेजर सोर्स होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, ठीक है? तो ये गैसेज़ क्या करती हैं, आपकी ये यहाँ पे ये जो ओज़ोन लेयर प्रेज़ेंट है, इसको क्या करते हैं, ब्रस्ट करती हैं, ख़राब करती हैं। इसी से मिलता-जुलता एक और एमसीक्यूज़ हम लोग अभी ओज़ोन होल के बारे में बात करेंगे आगे जाके कि वो कहाँ पे इस वक़्त दुनिया में प्रेज़ेंट है, राइट? इ इसी से एक और चीज़ जो है वो कहता है कि एग्ज़ामिनर पूछता है कि कौन-सा अब देखें जैसे हम लोग एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बहुत क बात करते हैं, एनवायरनमेंट के पे डिबेट्स एनवायरनमेंट पे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। इसी तरह जब ओज़ोन लेयर का डिप्लीशन का कांसेप्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ दैट वाज़ वेरी नेचुरल। तो वहाँ पे एक कह लें कि एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी साइन किया गया कि हम इस ओज़ोन डिप्लीशन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे होने से रोक सकते हैं। तो उस एग्रीमेंट को, उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को जिसके अंदर लोगों ने मतलब कि बहुत से स्टेट्स ने ये मुआहदा किया था कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो तमाम सब्सटेंसेस, इंडस्ट्रियल सब्सटेंसेस और डे टू डे यूज़ होने वाली सब्सटेंसेस जिनकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज मिकदार में पैदा हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको रिड्यूस करेंगे। तो ऐसे मतलब कि वो ये कौन-सा एग्रीमेंट था एग्ज़ामिनर पूछ सकता है, ठीक है? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जो है ये आपका साइन हुआ था एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए और मॉन्ट्रियल को अपने ओज़ोन से याद कर रखना है कि ये ओज़ोन डिप्लीशन पे मतलब कि उसको रोकथाम के लिए ये साइन किया गया था। उससे आगे ये लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है दैट इज़ अबाउट ओज़ोन होल, ठीक है? कि ओज़ोन होल जो है सॉरी यहाँ पे होल मिस हो गया डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट ओज़ोन होल मेड ओवर कि कहाँ पे ये मतलब कि फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ था दैट इज़ एंटार्क्टिक रीजन में कि वहाँ पे क्या हुआ था बज़ाते आपकी जो ओज़ोन लेयर है उसमें एक होल नज़र आया था और उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि यूवी रेज़ जो हैं वो उस रीजन को आके डैमेज कर रही थी। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने सबसे पहले मतलब कि इसको देखा था अच्छा ये जी यहाँ पे ये चीज़ जो है एनवायरनमेंट कॉज़ के अंदर यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है? उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ द दीज़ स्लाइड्स कि ओज़ोन होल जो है आइडेंटिफ़ाई कब किया गया? तो दैट 1980s के अंदर जो है वो आपका ओज़ोन जो है वो होल जो है वो क्या किया गया था? आइडेंटिफ़ाई किया गया था 1980 के अंदर, ठीक है? तो ये आज की स्लाइड्स थी, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको स्लाइड्स अच्छी लगी हों और आपका कांसेप्ट क्लियर हुआ हो कि ओज़ोन क्या होता है, ओज़ोन डिप्लीशन कैसे हो रही है, क कौन से रीजन में हुआ, मतलब कि थोड़े बेसिक हैं लेकिन हैं सारे ओज़ोन से रिलेटेड और बेस और ड्राइव यूनिट्स, ठीक है? ये एवरीडे साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो बहुत ज़्यादा आपके पास्ट पेपर्स में रिपीट होती रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।